अपने YouTube चैनल संतलेश क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है जो है न्यूटन के गति का नियम। तो हम इसको जानेंगे कि न्यूटन का गति का नियम होता क्या है। इसके बारे में हम एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलिए टॉपिक्स को शुरू करते हैं। पहला हमारा हेडिंग है जड़त्व। जड़त्व इसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इस प्रकार से इनर्शिया। तो पहले हम यानी कि जड़त्व को समझते हैं। बहुत ही आसानी तरीके और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम आगे इस टॉपिक पे चलते हैं। तो जड़त्व क्या होता है? पहली बात है कि जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह गुण है। क्या है? जड़त्व किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात यदि कोई वस्तु, मान लेते हैं ये हमारा ये वस्तु है, ठीक है दोस्तों। अब ये वस्तु है, यदि ये स्थिर में रहेगा तो स्थिर में ही रहेगा, यदि ये गति में रहेगा तो ये गति में ही रहेगा, और इसी को हम कहते हैं जड़त्व कहते हैं। ठीक है साथियों। तो हम देख रहे हैं यदि कोई वस्तु अगर दौड़ रहा है इस प्रकार से तो वो दौड़ता ही रहेगा। यदि कोई वस्तु एक ही स्थान पर रखा हुआ है तो वो एक ही स्थान पर रहेगा, और इसी घटना को ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है साथियों। तो हम ये कह सकते हैं कि जड़त्व यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि अपनी अवस्था यानी परिवर्तन का, वो अपने ही अवस्था में ही रहना चाहता है, वो अपने को परिवर्तित नहीं करना चाहता है। तो इसी को हम जड़त्व कहते हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, इसका आगे क्या चीज़ होता है। तो इसके जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम जड़त्व, लिखते हैं यहाँ पे विराम जड़त्व, और दूसरा गति जड़त्व, गति का जड़त्व। तो विराम जड़त्व हम समझते हैं, बस हम जैसे कि हमने बताया, यानी कि विराम जड़त्व जो होता है कि ऐसा पदार्थ जो कि स्थिर अवस्था में होगा। यहाँ पे आपको समझाने का अच्छा प्रयास करेंगे। स्थिर यानी कि ये वस्तु स्थिर में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु जो है गति में है तो गति में ही रहेगा, तो हम इसको गति जड़त्व, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसे हम जो है कि विराम जड़त्व, और स्थिर को विराम भी कह सकते हैं हम। यानी कि जो वस्तु अगर स्थिर या तो विराम में हो तो वो जो है विराम जड़त्व कहलाएगा। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो उसे हम गति जड़त्व कहते हैं। अब अगला हेडिंग चलते हैं, यानी कि मेन टॉपिक न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन की गति के नियम पर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि न्यूटन की गति का नियम यानी कि प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने न्यूटन के गति का नियम का जो है कि उल्लेखन हुआ, और सन जो है 1687 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है दोस्तों। तो जो है कि न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक बुक में सन 1687 ईस्वी में इस बुक का प्रकाशन हुआ, और न्यूटन के बारे गति के नियम के बारे में प्रचलित हुआ। तो इसका हम पहला हेडिंग देखते हैं, यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम।
न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो न्यूटन की गति में बस थोड़ा सा हम हल्का सा चेंज करेंगे और इसी को जड़त्व का भी नियम भी कहते हैं और इसी को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। इसे कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो ये विरामा अवस्था में ही रहेगा, यानी ये वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में रहेगा तो गति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि इस पर हम कोई बाह्य बल न लगाए। तो इसे हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे कि यदि कोई वस्तु, जैसे कि हमारा यानी कि साइकिल अगर रोड पे अगर दौड़ रहा है इस प्रकार से, तो इसमें कुछ न कुछ बाह्य बल कार्य कर रहा है। इसलिए वो एक बार अगर हम मान लेते हैं कि पैडल को हम मार करके और हम छोड़ देते हैं तो साइकिल जो होता है कुछ जो है कि दूरी तय करने के पश्चात तो एट लास्ट रुक जाता है। लेकिन ये रुकता कैसे है? तो इसके कुछ न कुछ बाह्य बल कार्य कर रहा है। जैसे कि ये अगर मान लेते हैं सपोज ये अगर रोड है, अगर इस पे कोई साइकिल चल रहा है, इस प्रकार से एक पहिया चल रहा है, तो इसके पहिए और इस सरफेस के बीच यानी कि इस रोड के बीच हमारे एक बाहरी बल यानी फोर्स काम कर रहा है। और एक बल और यहाँ पे जैसे कि हवाएं का जो कुछ झोंका आ रहा है ये भी हमें रोकने का प्रयास करेगा। तो ये भी एक प्रकार का बाह्य बल ही है जो कि हमें यानी कि रोकता है। तो हम ये कह सकते हैं यानी कि कोई भी वस्तु यानी विरामा अवस्था में है। और मान लेते हैं कि विरामा अवस्था क्या होता है, जैसे कि कोई मान लीजिए कि पत्थर इस प्रकार से रखा हुआ है, यदि कोई उस पर कोई टच न करे, हवाओं का झोंका ना लगे, तो पत्थर यानी कि जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, अर्थात इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घरों में जो कोई पुस्तक अपने अलमारी में रखते होंगे, अगर उसमें कोई बाहरी से अगर बल नहीं लगा है और उसको कोई नहीं छुआ है तो वो जैसे है वैसे ही रहेगा, अर्थात उसमें कोई स्थिति या उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हम ये कह देंगे कि ये वस्तु हमारा विरामा अवस्था में है। ठीक है साथियों, तो न्यूटन का गति के प्रथम नियम में ही बताया है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में तो विरामा अवस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। इस नियम को हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल, जैसे कि पेड़ पर चढ़ा हुआ यदि व्यक्ति, मान लेते हैं कि पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं और हम जब इसको इस डाल को जब हिलाते हैं इस प्रकार जैसे चढ़ करके, तो क्या होता है, ये रेस्ट मोशन में होता है। लेकिन हम इसको गति करा करके तब जो है कि ये गति अवस्था में था और एट लास्ट ये फल टूट करके नीचे गिर जाता है। तो हम ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ये फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा चलते हैं टॉपिक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यदि कोई कांच का शीशा आपके यानी कि घरों में लगाया होगा, हो सकता है या नहीं भी लगाया हो, तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कांच का शीशा लगाया हुआ है, इस प्रकार से लगाए हुए, यदि हम इसको अचानक सा पत्थर मारते हैं तो शीशा जो है इस प्रकार से कई हिस्सों में टूट जाता है। ते भी न्यूटन के गति का प्रथम नियम को दर्शाता है। अब हम चलते हैं अगला हेडिंग, यानी न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या होता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम में बताया गया है, अगर मान लेते हैं कोई
m द्रव्यमान का कोई वस्तु है इस प्रकार से, और इसको हम जिसका मान लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग v है, सॉरी u ले लेते हैं, और मान लेते हैं जब हम इसको इस पे कोई बाह्य बल लगाए तो t सेकेंड पश्चात, चूँकि ये जब बाहर बल लगा तो वस्तु कुछ न कुछ इसके पोजीशन में जो है कि चेंजिंग आया होगा, अर्थात इसमें बदलाव हुआ होगा। यानी कि अगर ये वस्तु अगर गति में होगा तो बल लगाने पे और ज़्यादा गति में हुआ होगा। तो कुछ जो है कि जब गति में होगा तो इसको अगर मान लेते हैं कि t समय पश्चात ये जो वस्तु m द्रव्यमान का, तो m में इसके कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसके मान लेते हैं कि जब बल लगाए होते तेज़ी से दौड़ा होगा, और दौड़ने के पश्चात मान लेते हैं कुछ t समय पश्चात, यानी कि t समय बाद, यानी इस जो वस्तु है इसका वेग मान लेते हैं v हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताया गया है यानी कि किसी भी वस्तु पर मान लेते हैं कोई वस्तु ही है, इस प्रकार से ये वस्तु ही है, ये वस्तु है। अगर मान लेते हैं कि जो है किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो अपने संवेग परिवर्तन के जो है कि बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देखते हैं यानी किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो संवेग परिवर्तन, अर्थात परिवर्तन का मतलब कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग आया होगा, तो हम परिवर्तन को हम यानी कि जो अंतिम वेग में से और अंतिम जो है शुरुआत के वेग को हम घटाते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यानी कि एम भी माइनस एम यू, सॉरी हाँ यहाँ पे एम यू, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और चूंकि ये दर बोला है तो यानी दर का मतलब ये समय होता है, इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से आगे हम इसको सूत्र को निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि न्यूटन के दूसरा नियम का सूत्र क्या होता है। तो F बराबर मान लेते हैं m आपका कॉमन हो जाता है यहाँ से और यहाँ से, तो v माइनस यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और सबके बटा जो t होता है t, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब F बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यदि हम जानते हैं हम सभी यानी कि कक्षाओं में पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं में, कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यानी कि इस वेग में यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा और इसके समय के सापेक्ष हुआ होगा, तो हम इसी को त्वरण कह देते हैं। तो हम इसके इन जगहों पे चूँकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी कि v माइनस यू बटा टी यानी a के बराबर होता है। a यहाँ आपका त्वरण है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सब के जगह पे F बराबर एम ए हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम का एक फार्मूला है, जहाँ m द्रव्यमान का कोई वस्तु है और a त्वरण है और F बल है। तो हम इसको कह सकते हैं, भी फार्मूला के हिसाब से हम परिभाषा देख सकते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चूँकि ये गुणनफल में है इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि मान लेते किसी वस्तु पर लगाया गया बल F तथा उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु पे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसे न्यूटन की गति का हम दूसरा नियम कहते हैं। और इस नियम में फार्मूला का यानी अर्थात इसमें सूत्र का डिराइव किया गया है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताने से पहले इसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स हम बताना चाहेंगे, यानी F बराबर एम ए के बारे में। F बराबर एम ए, और जो F बराबर एम ए आपका सूत्र आया, तो ये बल है, चूँकि ये F बल है और बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और एक न्यूटन अर्थात एक न्यूटन बराबर जो है 10 के घाते 5 डाइन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम बताने के लिए सोचे कि यानी कि किसी भी यानी एक न्यूटन का जो बल है वो 10 के घाते 5 डाइन के बराबर होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं
पहला मान लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेटर जो होता है जब वो कैच लेता है तो अपना क्या होता है, वो इस प्रकार से नीचे खींचने का प्रयास करता है ताकि उसका कुछ न कुछ जो है कि चोट कम लगे। यदि वो जैसे ही आता है इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से रखता है तो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ में चोट आने की संभावना होता है। और हम आगे चलते हैं, अगला यानी कि न्यूटन के गति का तीसरे नियम पे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम क्या है, यदि इसमें बताया गया है कि यदि मान लेते हैं दो वस्तु है इस प्रकार से, एक वस्तु ए ले लेते हैं इस प्रकार से, अगर हम इस वस्तु पे F बल लगा रहे हैं, यानी पहली वस्तु पर हम F बल लगा रहे हैं, तो यानी कि तो दूसरी वस्तु भी और पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही बल, परंतु ये जो दूसरी वस्तु इस प्रकार से दूसरी वस्तु भी है वो पहली वस्तु पर ठीक उतना ही परंतु विपरीत दिशा में बल लगाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया यानी क्रिया उसके प्रतिक्रिया बल के जो है बराबर होता है। तो हम यह कह सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई वस्तु A है और एक कोई वस्तु B है, तो हम यह कह सकते हैं कि यानी कि इसमें FA बल फोर्स लगा, तो इधर से अगर मान लेते कोई वस्तु इधर से भी जो है कि फोर्स लग रहा है F, तो हम ये कह सकते हैं यानी कि -FB, यानी कि हम ये बोल सकते हैं। आओ थोड़ा सा आसान लेंदी तो हो रहा है, हम देखेंगे कि यानी कि जब किसी वस्तु पर दो वस्तुओं पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल, लेकिन परंतु पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर ठीक उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाता है। इसे न्यूटन गति का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये मान लेते हैं, जैसे आप नाव के किनारे गए और एक पैर जब किनारे गए इस प्रकार से, और हम यहाँ पे किनारा है तो हम नाव में एक पैर रखते हैं और दूसरा पैर यहाँ जब दागने का प्रयास करते हैं तो जो नाव होता है वो पीछे की ओर आ जाता है। फिर दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जब जो है कि ज़मीन पर जब चलते हैं तो पीछे से हम धक्का देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। यदि हम बालू में ऐसा चलते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में